हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल होने वाला है। एक्चुअली हमें आज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन पूरा ही डिस्कस करना है। ऑलमोस्ट सारे ही आर्टिकल्स आई हैव हाईलाइटेड, ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट नॉट बिकॉज आपके लिए एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएंगे, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द स्टोरी ऑफ देलारियू। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, ऑल्दो ये जो आर्टिकल है ये आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल लेट यू नो व्हाई एंड हाउ। लेकिन ये आर्टिकल्स हम क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि बहुत सारे I foresee these sort of articles in the future a lot, क्योंकि बहुत सारा जो इस पे फॉर एग्जाम्पल CBI की क्या वर्डिक्ट आएगी, उसके बाद अगर इसको चैलेंज किया जाएगा व्हाट वुड द कोर्ट से, तो फ्यूचर में ये सारा जो बैकग्राउंड है वो कवर नहीं किया जाएगा। ओनली द बिल्ट अप स्टफ वुड कम अप। तो आपके लिए रटना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप सब कुछ जानते नहीं है कि केस है क्या। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो व्हाट द केस इज ऑल अबाउट। आप हो सकता है प्रीलिम्स में बच जाएं, मेंस में बच जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में नहीं बच सकते। अगर आप इस साल के लिए इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं तो इसी तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चंस, इनफैक्ट जो एसिड अटैक हुआ है अभी रिसेंटली, जो भी सोशल कंसर्न है, सबसे बड़ा सोशल कंसर्न ये है जो इंटरव्यू में यू गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट, कि हम इतने सारे केसेस देख रहे हैं करप्शन के, हमारे फॉर्मर IAS ऑफिसर्स के करप्शन के, स्कैम्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जनरल पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो सिविल सर्विसेज में कम होता जा रहा है? क्या ये प्रथा नहीं है, या फिर क्या ये एक धारणा नहीं बन चुकी है कि सारे IAS ऑफिसर्स ही करप्ट होते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, और फिर भी आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए? तो आपका क्या आंसर होगा इस पे? तो वो आंसर क्या होना चाहिए, वी विल डिस्कस इट जब हम ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या बोलना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। मतलब ऑफ कोर्स वो आप पे डिपेंड करता है, आपके पास अपने रीजंस हैं व्हाई यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा हिंट हम देखेंगे अभी। ओके, तो द स्टोरी ऑफ देलारियू, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस आर्टिकल? अब देखिए, अब अपने जब आप GS4 के एथिक्स के पेपर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जब आप गवर्नेंस सेक्शन पढ़ते हैं या फिर जब आप पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आप उसमें 2G स्कैम के बारे में मेंशन करते हैं एंड लॉट ऑफ दैट, राइट? कि देखिए ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं करप्शन को कर्ब करता है, रेड टेपिज्म को कर्ब करता है। डिजिटलाइजेशन इसीलिए इतनी ज्यादा एनकरेज की जा रही है। साथ ही में आप देखिए एक और स्कैम अभी रिसेंटली हमने देखा था, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हमने देखी है जॉब फॉर सेक्स स्कैम में। तो वो क्या किया करते थे, अभी तो उनको कस्टडी में लिया हुआ है, केस चल रहा है। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन्वॉल्व इन जॉब फॉर सेक्स स्कैम, इतना ही लिखिए, नाम मत मेंशन कीजिए। वहीं यहाँ पे जो हम देखेंगे, आप ये लिख सकते हैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी इन्वॉल्व इन द करेंसी नोट सिक्योरिटी थ्रेड स्कैम, है ना? तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, पर आप नाम मत लिखिए किसी का भी। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के चीफ सेक्रेटरी के केस में व्हाट ही वुड डू इज कि ही वुड कॉल अप women to his bungalow in the Andamans and he would ask for sexual favors in return for giving jobs to them। तो इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये आपके लिए गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। पब्लिक सर्वेंट्स में ये डेफिनेटली क्वेश्चन, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे फॉर्मर IAS ऑफिसर्स के केसेस अब देख रहे हैं, तो क्वेश्चन एथिक्स के पेपर में भी आ सकता है कि इस तरह के केसेस क्या ये बताते हैं कि पब्लिक सर्विसेज ही पूरी करप्ट है? इस तरह का क्वेश्चन, जो GS4 के क्वेश्चन हैं वो बहुत जेनरिक होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको उसको सब्सटेंस देना है खुद के एग्जाम्पल्स के साथ, खुद की अंडरस्टैंडिंग के साथ, थोड़े से स्टैटिक मटेरियल के साथ, ठीक है? तो फिर और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन? क्योंकि आपको याद होगा बहुत रिसेंटली हमने इंडियन एक्सप्रेस में भी, अभी एक थोड़े ही दिन की बात है, इससे पहले ऑल इंडिया IAS ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई थी कि इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक IAS ऑफिसर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन ऑफिसर कमिश्नर जो थे
S.Y. कुरैशी भी प्रेजेंट थे, M.B. लोकुर जी भी प्रेजेंट थे, बहुत सारे सबने अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे, तो इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये एज इट इज भी आ सकता है कि क्या हाउ हैज बिन द जर्नी ऑफ IAS सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने सेलिब्रेट किया है, तो उसमें आप कुछ ब्लॉट्स लिखेंगे, कुछ अच्छी बातें लिखेंगे, और यही आपका इंटरव्यू के लिए भी आंसर होगा जो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। Why has this story been covered in Indian Express? ओके, तो CBI ने रजिस्टर की है एक FIR किसके खिलाफ? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अरविंद मायराम जी के खिलाफ। ये कौन है? ये 1978 बैच IAS ऑफिसर हैं, राजस्थान काडर। अब इनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज की गई है? इन पे चीटिंग के चार्जेस हैं, अक्यूज किया गया है चीटिंग के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और करप्शन के लिए। करप्शन वाली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करप्शन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखिए। ओके, तो इनके दिल्ली के प्रीमाइसेस, जयपुर के प्रीमाइसेस को सर्च किया गया है, रेड किया गया है, और इन पे ये चार्ज है कि एक यूके की कंपनी है DLRU, इनको इन्होंने अनड्यू फेवर्स एक्सटेंड किए थे। कैसे अनड्यू फेवर एक्सटेंड किए थे? इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जो एक्सपायर हो चुका था, फिर भी इनको 3 साल की एक्सटेंशन दी गई इस कंपनी को। क्यों? ताकि ये कंपनी हमें सप्लाई कर सके एक्सक्लूसिव कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड फॉर इंडियन करेंसी नोट्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है करेंसी नोट्स, कॉइनेज, क्योंकि आपको पता है डिमोनेटाइजेशन के केस अभी चला था, तो हमने बहुत सी चीजें देखी कि क्या होती है महात्मा गांधी सीरीज, न्यू महात्मा गांधी सीरीज, डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये सब कुछ हमें पता है। कॉइन्स की जो अथॉरिटी है वो केंद्रीय सरकार के पास आती है, मिंटिंग की, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स की RBI के पास आती है। क्या एक्ट कहता है, क्या नहीं कहता है, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो इसीलिए बैंक नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसकी पूरी जो भी उनके फीचर्स हैं कि फ्रंट व्यू पे क्या है, रियर व्यू पे क्या है, महात्मा गांधी विच साइड, एंड ऑल ऑफ दैट, जो बेसिकली UPSC आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जो आप रोज यूज कर रहे हैं एक बैंक नोट, आपने उसको कभी ध्यान से देखा भी है कि उस पर बना क्या हुआ है? ठीक है, तो 2016 की जो सीरीज आई उसमें क्या ऐड किया गया? स्वच्छ भारत अभियान ऐड किया गया पीछे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं, जो आप एक बैंक नोट उठाइए, उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कुछ कुछ थोड़ा पढ़िए, जो हम सब कुछ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब क्योंकि ये केस भी बैंक नोट से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए आपके लिए फीचर्स जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली कंपनी हमें क्या सप्लाई किया करती थी? कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड। क्या होता है कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड? अगर आप एक बैंक नोट उठा के देखेंगे तो उस पे एक पतली सी स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है। तो आप उस बैंक नोट को अभी ऐसे देख रहे हैं सामने से, तो वो एक कलर की दिख रही है, आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे वो किसी और कलर की दिखेगी। समझ रहे हैं? कलर शिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड। उसमें यूवी लुमिनेंस भी होती है। तो ये क्या करती है? बेसिकली जो काउंटर फीटर्स होते हैं, जो फेक करेंसी छापने वाले लोग होते हैं, ये उनको डेटर करती है, क्योंकि जो जो फेक करेंसी छापने वाले लोग हैं वो इसको फेक नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो दैट इज हाउ ये ऑथेंटिसिटी का पैरामीटर है। अगर आपको पता लगाना है कि ये जो बैंक नोट है ये फेक है कि नहीं है, तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर होता है कि आप सिक्योरिटी थ्रेड देखिए, ठीक है, कि उसका कलर टिल्ट हो रहा है कि नहीं, बैंक नोट को फ्लिप करने की वजह से। ओके, तो ये बेसिकली कंपनी ये हमें सप्लाई किया करती थी, काफी सालों साल इन्होंने बिजनेस किया है हमारे साथ, हमारी सरकार के साथ। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी? ओके, जो DLRU है, इट इज अ ब्रिटिश फर्म। Now, see, I might get the pronunciation wrong. I do not even know, but still, वो तो हमारे लिए यहाँ पे important है भी नहीं। ओके, नाउ लिस्टेड। अब ये जो कंपनी है ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में प्रेजेंटली लिस्टेड है। क्या करती है? ये डिजाइन करती है, प्रिंट करती है करेंसी नोट्स, और बहुत सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे अभी हमने सिक्योरिटी थ्रेड देखा, सिक्योरिटी होलोग्राम्स, ये बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं पूरे संसार के, उनको सप्लाई करती है। फॉर डेकेड्स, इस कंपनी में एक मेजर सप्लायर की तरह काम किया है फॉर इंडिया, फॉर दीज सेंसिटिव मटेरियल्स। ओके, पर 2016 से लेके अभी तक इनको कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हासिल हुआ है, क्योंकि 2016 के समय इनका नाम हैड क्रॉप्ड अप इन पनामा पेपर्स का स्कैम। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। व्हाट वाज द रोल ऑफ द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी इन द कंट्रोवर्सी? तो अब हम देख लेते हैं इन फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्या किया था। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में आती जाती रहती थी। जब ये हमारे साथ काम कर रही थी तब भी, अभी नहीं है कि हम इनको एक कंट्रोवर्सी में देख रहे हैं। और ये जो अरविंद जी हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर, he too has been in trouble over many developments.
ये जो अभी इस समय हम देख रहे हैं ये 2012 का एक केस है जो एफआईआर जिसकी वजह से इनके खिलाफ लॉन्च की गई है, तो 2012 का केस है। और 2012 तक तो एक्चुअली ये जो डेलारियो कंपनी है ये ऑलरेडी सीवीसी के स्कैनर के अंडर आ गई थी। सीवीसी ने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, इनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें स्क्रूटनाइज करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि 2011 में क्या हुआ था, 2011 में इनके बहुत सारे जो इन्होंने सप्लाई किया था कंसाइनमेंट हमें, वो क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट नहीं कर पाए थे। ओके, तो ये चीज़ की वजह से इट हैड कम अंडर स्कैनर ऑलरेडी। तो अब सितंबर 1 2017 में क्या हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहली बारी रिपोर्ट किया था दैट अ सीबीआई इंक्वायरी हैड बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट मायरा as to why he had given extensions to the supply of color shift security threat to DLRU without a tender। तो टेंडर भी नहीं था, आपने टेंडर के बिना उसको क्यों एक्सटेंशन दिया। और यही इंक्वायरी जो है बेसिकली, यही इंक्वायरी अब एक फॉर्मल केस में तब्दील हो गई है। द सीबीआई इन इट्स एफआईआर हैज अलीज्ड दैट द एक्सटेंशन गिवन टू द डेलारियो was an illegal act and the UK company did not possess the exclusive Indian patent that okay। तो ये चीज तो हमें पता ही है केस क्या है, पहली बार ये कंपनी न्यूज में क्यों आई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आप IC 814 के बारे में अगर आप नहीं जानते तो फिर तो आप, ये कहीं बेसिक चीजें हैं जो मैं अज्यूम करती हूँ कि जो इस पेपर की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन नहीं भी कर रहा उसे पता है कांदाहार हाईजैकिंग क्या थी, क्योंकि यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस। अब आप इस साल का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए 2022 का, अब उसमें क्या पूछा हुआ है कि इस तरह की चीज पूछी हुई है कि कौन सी मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स हैं, ऐसा कुछ है। तो उसमें एक रोमानिया ऑप्शन है, एक उज्बेकिस्तान है, और एक दो चीजें ऐसी मतलब हैं। तो आपको नहीं पता होगा कि रोमानिया तो दूर दूर तक कोई इस्लामिक कंट्री है ही नहीं, उज्बेकिस्तान है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। तो यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अगर ये तो किसी बुक में नहीं है, ये तो किसी बुक में आप नहीं पढ़ेंगे ना, कॉमन सेंस है, तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। तो वैसे ही IC 814 अगर कहीं पे मेंशन्ड है और आपको यही नहीं पता कि ये था क्या, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट हो जाता है वहां पे। तो बेसिकली ये डेलारियो कंपनी है, ये 1999 के टाइम पे भी थोड़ी बहुत न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि जो रोबोटो जियोरी थे बेसिकली अ मेजर शेयर होल्डर ऑफ, अब देखिए इनकी जो डेलारियो की जो स्विस पार्टनर कंपनीज हैं उसमें एक मेजर शेयर होल्डर थे जियोरी, ठीक है। तो जब ये कांदाहार हाईजैकिंग वाला जो प्लेन था, फ्लाइट थी, उसमें ये भी प्रेजेंट थे। तो जब ये हाईजैक हुआ तो बहुत सारे इंटेलिजेंस सर्कल्स जो थे वो ये सोच रहे थे कि ये जो करेंसी किंग है स्विट्जरलैंड के, है ना, तो अगर इनको कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तो मतलब क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो ये जो हाईजैकिंग हुई थी, आई वुड सिंसियरली अर्ज यू कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि क्या हुआ था, नेपाल से कहाँ फ्लाइट जानी थी और फिर उसको कहाँ लेके जाया गया, और फिर उसके बदले में कैसे हमारी सरकार को कहीं टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव केस था इंडिया की हिस्ट्री में, और इस फ्लाइट पे ये रोबोटो जियोरी भी प्रेजेंट थे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का लिंक वहां भी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया का इनको भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि बहुत मेजर शेयर होल्डर थे एक उस कंपनी के जिनके साथ हम सालों साल से इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। And were there any reports of wrongdoing by DLRU for Indian contracts prior? तो ये हम देख लेते हैं। It was in 2010 that DLRU was embroiled in first commercial controversy in India and was subsequently denied security clearance by the Home Ministry for currency paper contracts. तो 2010 में भी इस तरह का कोई पहला उनका कोई कमर्शियल कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके बाद उनको होम मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस देने से मना कर दिया था करेंसी पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो इंडियन एक्सप्रेस में भी 2011 में रिपोर्ट किया गया होगा दैट द कंपनी इटसेल्फ हैड इन्फॉर्म्ड द इंडियन गवर्नमेंट। और क्योंकि बात यह है कि इस कंपनी ने खुद ने इंडियन गवर्नमेंट को ये बताया था कि हमने एक इंटरनल इंक्वायरी अपनी कंपनी में करवाई है जिससे हमें ये पता चला है कि जो वाटरमार्क्ड करेंसी पेपर है जो इंडिया को सप्लाई किया गया है वो कहीं क्वालिटी पैरामीटर्स को नहीं मीट कर पाया है, जो अभी हमने 2011 में देखा। तो ये कंपनी ने इस तरह, और इन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं दे हैव फॉल्सिफाइड टेस्ट सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी को खुद को पता है कि इनके एम्प्लॉयज इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे। Then Finance Minister Pranab Mukherjee had ordered an inquiry into the faulty currency paper supplies.
Towards the end of 2010, he approved the proposal to suspend supplies from this company. तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये जो है तब भी हम उस समय की जो सरकार थी उन्होंने भी काफी सारे ऐसी इंक्वायरीज करवाई थी, सस्पेंड कर दिया था इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को. What was the fallout of the controversy and later revelations in the 2016 Panama Papers? Okay. तो ये सब तो देखिए आपको पता ही है कि पनामा पेपर्स के बाद क्या हुआ, इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कि व्हाट द प्रॉब्लम इज. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी, यूएस की कंपनी थी, एक जर्मनी की कंपनी थी, ऐसे जो बाकी जगहों पे इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती थी जो इस तरह के पैरामीटर्स अब फुलफिल नहीं कर पा रही थी और बहुत सारी कंट्रोवर्सी में आने लगी थी पूरे संसार में. What is the status of DLRU vis-a-vis Indian contracts? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो करेंसी पेपर इंडस्ट्री इंसाइडर्स हैं उनका ये कहना है जो पिछले कुछ साल हैं, स्पेशली 2016 के बाद, DLRU को कोई भी ऐसा मेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है भारत का करेंसी पेपर से रिलेटेड, सिक्योरिटी थ्रेड से रिलेटेड, सिक्योरिटी होलोग्राम से रिलेटेड. तो लेकिन जनवरी 2016 में एक नई सब्सिडरी इसी कंपनी की, DLRU इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको फॉर्म किया गया था. ओके और ट्रेड डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि इस कंपनी ने डील किया है विद मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशल पर्पस, विद स्पेशल पर्पस मशीनरी. तो कहीं कहीं चीजों को ये अभी भी बना रहे हैं, ये जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसी की सब्सिडरी. ओके ऑफिशियल्स, अभी हम देखते हैं, डू नॉट वरी, इसका एक फॉलोअप यहाँ पे एंड होता है. ऑफिशियल से दैट द DLRU वाज फ्रीक्वेंटली अटेम्प्टिंग टू पिच फॉर करंट एंड ऑनगोइंग BRB एंड MPL कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके तो यहाँ पे बेसिकली यही सारी चीजें लिखी हैं. जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ बहुत सारे इस इंडिया वाली सब्सिडरी ने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, पर फिर इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व थे और इसीलिए इंडिया ने अवॉइड किया है कहीं ना कहीं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना. और इंडिया क्यों कर पाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हमने इस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता अटेन कर ली है. तो मैं आपको एक मैसेज यहाँ पे ये भी देना चाहती हूँ, आत्मनिर्भरता कहीं चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? जब नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए वो, तो उन्होंने यही कहा था कि नॉन अलाइनमेंट कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है. जब हम नॉन अलाइंड होंगे तो बेसिकली हम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, हमें किसी के साथ अपनी लाइन को टो नहीं करना पड़ेगा. हम कोई भी जियोपॉलिटिकली कुछ भी हो रहा है उसमें बार बार भारत से नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ हैं, व्हाट आर यू डूइंग, और हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. तो ये हुआ नॉन अलाइनमेंट का बात. तो अभी भी आत्मनिर्भरता, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जब दूसरों पे इतना निर्भरता ही नहीं होगी कि हम मेडिसिन यहीं से मंगवा रहे हैं या फिर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए रशिया पे कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गए हैं कि हम उनसे अपने ताल्लुकात तोड़ ही नहीं सकते, तो फिर हमारे लिए दिक्कत है. एंड इट इज गुड कि हम बोथ डाइवर्सिफाई करें और सेल्फ रिलायंस को अटेन करें, क्योंकि इतना तो नहीं है कि हम सब कुछ ही खुद बनाने लग पड़ेंगे इतनी जल्दी. ऑल्दो इन द लॉन्ग रन वी शुड एंड वी मस्ट एम फॉर इट, पर अभी नहीं. तो डाइवर्सिफाई भी करें और साथ ही में आत्मनिर्भरता भी अटेन करें, क्योंकि फिर जो इस तरह के स्कैम्स हैं, इस तरह की फॉर्जरी है, उससे हम खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, इंसुलेट कर सकते हैं. ओके अब देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन शुरुआत में बताया था कि क्यों हम इतने सारे स्कैम्स देख रहे हैं. मैंने अंडमान एंड निकोबार का एग्जांपल आपके साथ शेयर किया, मैंने अभी हमने ये पूरा केस देख लिया. तो फिर भी क्यों क्या जनरल पब्लिक का जो धारणा है वो यही नहीं है कि सारे IAS ऑफिसर्स करप्ट ही होते हैं. तो देखिए, पहली बात तो अभी जो रिसेंटली एक ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे थे, जो 75 ईयर्स में पिछले कैसे IAS का रिकॉर्ड रहा है, तो उसका एग्जाम्पल, उसका आंसर आपके लिए बेस्ट आंसर है. कि देखिए, सबसे पहली बात तो जो कुछ मुट्ठी भर एग्जाम्पल्स हैं, अब क्योंकि मीडिया इतनी है ना, इतनी एक केस है ये या फिर एक केस है ये अंडमान एंड निकोबार, सारे तो IAS ऑफिसर्स ऐसे नहीं है ना, या फिर सारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो सारे ऐसे तो है ही नहीं. तो अगर आपको एक तरफ इस तरह के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए हैं बहुत सारे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में. आप नॉर्थ ईस्ट के एग्जाम्पल्स देखिए, चिली बनाते हैं वहां पे लोग, उन्हें यही नहीं पता कि उनकी जो चिली है उसकी कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि उसको GI टैग मिला हुआ है, तब भी मतलब बहुत ही कम सब्सिस्टेंस लेवल का उनको उसके लिए पेमेंट मिल रहा है. तो वहां के एक IAS ऑफिसर ने
उसकी प्रोसेसिंग करवाई, पैकेज करवाया, उसको एक्सपोर्ट करवाना शुरू कीजिए। तो आप सोचिए कि 10 गुना ज़्यादा, कहीं कहीं जगहों पे 16 गुना ज़्यादा उसकी कीमत मिलने लगी। तो क्या इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं है? या फिर हम अशोक खेमका जी को भी तो देखते हैं, या फिर हम बहुत सारे ऐसे। तो जब आप दो एग्जाम्पल आपको अगर एग्जामिनर देता है, ये दो एग्जाम्पल अगर आपको अपने आंसर में बुरे मिलते हैं, तो अच्छे एग्जाम्पल भी तो हैं, वो तो हजारों मिल जाएंगे आपको। तो यही बेसिकली उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि ओवरऑल जो आईएएस का रिकॉर्ड है पिछले 75 ईयर्स में, इट हैज बीन एक्चुअली वेरी गुड। उन्होंने एडुकेशन के लिए काम किया है। आप देखिए मध्य प्रदेश में ऐसा स्कूल चलाया जा रहा है जहाँ पे एडल्ट लिटरेसी प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो बहुत सारी चीजें। तो अगर देखिए, अगर सच में सबकी धारणा यही होती कि मतलब जो है आईएएस ऑफिसर्स वो करप्ट ही होते हैं, तो हर साल इतने सारे लोग बढ़ते कैसे जा रहे हैं? पहले कितने लाख बैठा करते थे एग्जाम के लिए, और आज देखिए आप फॉर्म कितने लोग भरते हैं, कितने लाखों लोग भरते हैं। तो अगर सच में ही ऐसा होता, और सबका मोटिव करप्शन तो हो ही नहीं सकता, अगर करप्शन इतनी ही बड़ी चीज है या पैसा इतनी बड़ी चीज होती, कोई 6 से 10 साल क्यों लगा रहेगा एक एग्जाम के लिए? आप इतना कुछ बोल सकते हैं इस पे कि थोड़ा बहुत बोल देंगे, लिख देंगे, बस उतने में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइंग आंसर हो जाता है। ओके, मोटिव हो अब तो स्पेशली मोटिव जो है लोगों का वो करप्शन नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। हाउ बाइडेन क्लासिफाइड फाइल्स कम। ओके, बिफोर दिस आई थिंक वी मस्ट बी डिस्कसिंग ये वाला आर्टिकल, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो देखिए, आपसे जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो ये स्टेटमेंट आ सकती है दैट आईपीसी 1860 डिफाइंस मॉडेस्टी एज दिस। वो गलत है, या फिर क्योंकि आईपीसी तो डिफाइन करती ही नहीं है मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन टर्म को। तो अगर स्टेटमेंट ये लिखी है आईपीसी डज नॉट डिफाइन और नो स्टैट्यूट और नो कोड डिफाइंस मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, दैट्स करेक्ट। ओके, क्योंकि कहीं भी ये डिफाइन नहीं है। ओके, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। या फिर क्योंकि ये जो वर्ड है ना मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये जो अभी एयर इंडिया फ्लाइट का केस हुआ है, उसके बाद भी और केसेस हुए हैं रिसेंटली, उससे ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। सो यू नेवर नो इफ यूपीएससी कैन शॉक यू विद अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस 1 ईयर एंड देन स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस 1 ईयर, जो पिछले पता नहीं कितने सालों से 1900 से स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस इस तरह से आए नहीं थे। या फिर किसी और साल में ओनली ओनली पेयर दिस ऐसे 10 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो यूपीएससी कैन डू दिस ऑल्सो, कि आपसे बहुत जेनरिक सोशल इश्यूज पे क्वेश्चंस पूछ लिए, सिर्फ आपकी बेसिक ये चीजें जो न्यूज में चल रही हैं टेस्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो देखिए क्या हुआ है, शंकर मिश्रा जो एयर इंडिया पैसेंजर थे जिन पे यूरिनेटिंग का एक्यूजिशन लगा है एक वुमन के ऊपर न्यूयॉर्क की फ्लाइट में। ओके, तो उन्होंने बेसिकली दिल्ली के कोर्ट को बताया है कि ये जो मैंने किया है वो ऑब्सीन या रिवोल्टिंग जरूर हो सकता है, पर डेफिनेटली जो ये मेरे से गलती हुई है वो आउटरेजिंग ऑफ विमेन्स मॉडेस्टी की डेफिनेशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि मेरा तो कोई इंटेंशन था ही नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं ऐसा। तो ये इन्होंने कहा है। Okay, the offense using under the Indian Penal Code IPC 1860 outraging the modesty of a woman is punishable offense। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आईपीसी का कहना ये है कि जो अगर आप आउटरेज करते हो किसी वुमन की मॉडेस्टी को, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। आईपीसी का सेक्शन 354 क्या कहता है? देखिए, आईपीसी के कुछ कुछ सेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो आपको सब कुछ याद नहीं रखना। आपको 124 पता होना चाहिए। ओके, सेडिशन का केस पता होना चाहिए आपको। 377 पता होना चाहिए आपको। अडल्ट्री का क्लॉज पता होना चाहिए आपको। 354 पता होना चाहिए। कुछ बेसिक 4-6 ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल सेडिशन पे एक क्वेश्चन आ गया कि क्या ये कॉलोनियल लेगेसी है एंड शुडंट वी डू अवे विद ऑल ऑफ दिस, तो फिर आप क्या लिखेंगे? जब आप स्टार्ट तो आप आईपीसी के सेक्शन से ही करेंगे ना, है ना? तो वो तो आना ही चाहिए बेसिक आपको। तो ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? आईपीसी का सेक्शन 354 ओरिजिनली जो कहता था कि कोई भी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स अगर आप एक वुमन के खिलाफ यूज कर रहे हैं और आपका इंटेंशन ये है कि आप उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपका इंटेंशन भी होना चाहिए, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी या 2 साल तक की, और फाइन होगा, या दोनों होंगे। तो मैंने बोला कि और फाइन होगा, यानी कि जरूरी नहीं है आपको इम्प्रिजनमेंट हो ही, फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है। यहाँ पे एक स्कोप वो भी है। लेकिन 2013 में सेक्शन 354 को अमेंड किया गया था, जिसमें पहले तो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट तक का था। ओके,
लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि 1 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, या अप टू 5 years, यानी कि 1 to 5 years। अगर इफ यू आउटरेज समबडीज मॉडेस्टी, अ वुमेन्स मॉडेस्टी, तो 1 से 5 साल की इम्प्रिजनमेंट है, या फाइन है, या दोनों। यहाँ पे भी या वाला स्कोप है, ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स, द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस यूपीएससी एंड्स अप आस्किंग एक क्वेश्चन के ये जो नीचे मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, तो फिर आपको ये नहीं पता कॉग्निजेबल होता क्या है, तो फिर कहाँ से मतलब आप कर पाएंगे इसका आंसर। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिसमें आपको पुलिस आके अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। ओके, कोई वारंट की, कोई हायर अथॉरिटी के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। और ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल भी है। मर्डर, रेप, इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं। और साथ ही में नॉन बेलेबल भी है। जब मैं नॉन बेलेबल कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेल कभी मिल ही नहीं सकती। बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, पर हाँ, अगर किसी जज की डिस्क्रिशन है उस पर मिल सकती है बेल। So it's a cognizable, non-bailable offense and it can be tried by any magistrate. The words assault and criminal offense अंडर दिस सेक्शन जो अभी हमने 354 देखा, तो इसका जो असॉल्ट का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स का जो आपने यूज किया एक वुमन के खिलाफ, उसका मतलब क्या होता है, वो भी आईपीसी के दूसरे कुछ सेक्शंस में डिफाइंड है। तो बात पता है क्या है कि एक आउटरेजिंग समबडीज मॉडेस्टी की जो डेफिनेशन है उसमें इंटेंशन का जो वर्ड है ना या एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा भी है, यहाँ पे इंटेंट लिखा है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कैसे अपने केस को जस्टिफाई किया। पहली बात तो ड्रंक थे, उन्हें पता ही नहीं था उन्होंने किया क्या। ही कुडंट स्पॉट, वो जा नहीं पाए मतलब खड़े होके वॉशरूम तक, इनका ये कहना है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो उनका ये कहना है इंटेंशन तो था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है मेरे साथ बैठा कौन हुआ था कौन नहीं बैठा हुआ था, इनका ये कहना है, ठीक है। तो इंटेंशन तो नहीं था और नॉलेज भी नहीं थी कि जो मैं कर रहा हूँ उससे किसी की मॉडेस्टी इम्पिंज हो सकती है, आउटरेज हो सकती है, ठीक है। तो नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो डेलिबरेटली आप किसी की मॉडेस्टी को खराब करने के लिए कर रहे हैं, आउटरेज करने के लिए कर रहे हैं। तो ये दो एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ दिस स्टेटमेंट ऑल्सो पॉप्स अप दैट इंटेंशन नॉलेज आर वाइटल इंग्रेडिएंट्स फॉर and act to qualify as outraging somebody's modesty, तो that is correct। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो देखिए क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या होता है कि क्रिमिनल ऑफेंस जो अभी हमने पढ़ा कि आप फिजिकली या फिर किसी को असॉल्ट या हार्म भी करेंगे, तो वो वाला एलिमेंट भी इसमें होता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मॉडेस्टी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के केस में, ये इंपॉर्टेंट है, आप विमेन के जो टॉपिक्स है उसमें ये 2007 का केस लिख सकते हैं। ओके, राम कृपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है 2007 में कि क्या होता है मॉडेस्टी, ठीक है। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आउटरेज टू फीमेल मॉडेस्टी इज नोवेयर डिफाइंड इन आईपीसी। ओके, लेकिन एसेंस क्या है, अगेन अगर ये स्टेटमेंट आ गई द एसेंस ऑफ अ वुमेन्स मॉडेस्टी इज अ सेक्स, देन इट इज करेक्ट। आप उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हो क्योंकि वो उसके सेक्स से रिलेटेड है, यानी कि अ गर्ल हैज सम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अ गाय हैज सम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है ना, जेंडर सोशियोलॉजिकल है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट आपको ये बेसिक चीज तो पता है कि अगर ये आपके ये तो एथिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये GS1 में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, यू मस्ट नो इट। ये तो बहुत बेसिक चीज है। तो यहाँ पे एक लड़की के बायोलॉजिकल फीचर्स कुछ ऐसे होते हैं जो अगर आप आउटरेज करने की कोशिश करोगे तो उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज कर रहे हो आप, तो ये इन्होंने कहा है। द कल्पेबल इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इज क्रक्स ऑफ द मैटर। इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसकी इंटेंशन थी, और साथ ही में जो वुमन का रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमन ने कैसे रिएक्ट किया उसके खिलाफ, ठीक है। पर अगर वुमन ने कुछ नहीं रिएक्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है, कभी कभी विमेन का क्या है ना, उनको बचपन से बताया गया है कि वो हरास होने के लिए ही बनी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर उनका कोई रिएक्शन नहीं भी था तब भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मॉडेस्टी आउटरेज नहीं हुई, ठीक है, ऑल्दो रिएक्शन इज रेलेवेंट। Okay, deeming modesty as a virtue which attaches to a female owing to her sex, the court went on to give examples. So court ने फिर examples दिए 2007 के इस ruling में कि अगर आप if you pull a woman, you remove her साड़ी, है ना, you request for sexual intercourse, है ना, तो ये सारी चीजें हैं जो outraging modesty के अंडर आती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद हमें, अब ये भी एथिक्स का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। आप ये ट्रम्प वाला एग्जाम्पल तो जरूर लिख सकते हैं जो अपने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप एक ओथ लेते हैं ना, ओथ ऑफ सीक्रेसी, है ना। जब आप MP बनते हैं, आप मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर की वैसे कुछ अलग से तो नहीं होती,
जो उसकी ओथ होती है, बट व्हेन यू बिकम एन एमपी और यू बिकम वाइस प्रेसिडेंट से, और एनी ऑफिस ऑफ डिग्निटी एंड अथॉरिटी, देन यू टेक एन ओथ ऑफ सीक्रेसी, है ना। तो उसमें आप क्या बोलते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मुझे इस ऑफिस के दौरान पता चलेगी वो मैं कभी भी किसी को रिवील नहीं करूंगा, चाहे मैं जब भी इस ऑफिस को टर्मिनेट भी हो जाएगा मेरा यहाँ पे टर्म तब भी। तो ये होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी, जो हर ऑफिशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी जो क्लासिफाइड है, सेंसिटिव है, आम जनता को आप नहीं बता सकते। तो चाहे आप आईएएस ऑफिसर रिटायर भी हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप वो नहीं बता सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर। ये कुछ कुछ एथिक्स के एग्जाम्पल हैं जो आप लिखेंगे कि ट्रम्प के जो घरों में, फ्लोरिडा के बंगलोज में जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले, वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। जो यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली। यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल ने, मैरिक बी गार्लैंड, उन्होंने थर्सडे को कहा है कि मैं एक स्पेशल काउंसिल को हायर कर रहा हूँ, वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे कि क्या जो बाइडेन के कुछ कुछ प्रेमाइसेस पे जो हमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या वो क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इट, कितना हद तक उनको उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या क्या। सो इंक्वायरी इनटू द पॉसिबल अनऑथराइज्ड रिमूवल एंड रिटेंशन ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और अदर रिकॉर्ड्स डिस्कवर्ड एट प्रेसिडेंट जो बाइडेन थिंक टैंक इन वॉशिंगटन डीसी। उनसे एसोसिएटेड एक थिंक टैंक है वॉशिंगटन डीसी पे, वहां पे कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और उनके रेजिडेंस विलमिंगटन में, वहां पे कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इन प्रीमाइसेस लिंक्ड टू बाइडेन हैज प्रमोटेड कंपैरिजंस। तो आप ये जानते हैं, तो जो बाइडेन के भी प्रीमाइसेस में मिल गए हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, तो फिर ट्रम्प को अकेले को गलत क्यों कहना कि उनके पास इतने सारे उनके खिलाफ तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब सिमिलैरिटी देख लेते हैं, फिर डिफरेंसेस देखेंगे दोनों के केस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन बोथ द केसेस जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं या फाइल्स हैं, वो बेसिकली उनको देखिए, पहले जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट भी तो थे 2017 तक, तो बेसिकली 2017 के बाद अभी वाला सीन नहीं देख रहे हम। तो ट्रम्प जब बेसिकली अपना ऑफिस छोड़ के गए तब उनके घर पे मिली ये सारी चीजें, और बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंटशिप से अपना ऑफिस छोड़ के गए तब उनके घरों पे ये सारी चीजें मिली हैं। तो ये सिमिलैरिटी है कि अपने ऑफिस को लीव करने के बाद ही we have found such files at their premises. Under the Presidential Records Act, White House records are supposed to go to the National Archives. अब देखिए, जब भी आप अपने ऑफिस का एंड होता है आपका, ठीक है, आप जाते हो उसको छोड़ के, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करवाने पड़ते हैं यूएस की। प्राइवेट सिटीजन के पास ऐसा कोई भी, फिर तो आप प्राइवेट सिटीजन ही होंगे ना, तो पब्लिक सिटीजन तो बचे नहीं तब आप उसके बाद। तो फिर आपके पास इस तरह की डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। वेयर हाउ several hundred classified government files and thousands of unclassified documents and photos ended up. तो ये सब कुछ आप जानते हैं, यहाँ पे कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट है जो पूरे केस को ही टर्न कर देता है। ट्रम्प के केस में हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बहुत सारे इस तरह के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले एक लॉकअप में, यानी कि उनके एक कबर्ड में जो उनकी पर्सनल चीज़ों के साथ लॉक्ड अप थे, बाकी पर्सनल मटेरियल के साथ। लेकिन इनके केस में क्या हुआ है, बाइडेन के केस में इनकी खुद ही की टीम ने, जैसे ही इन्होंने डिस्कवर किया कि हमारे पास ये है, उन्होंने खुद ही रिपोर्ट कर दिया था। दे फाउंड इट देमसेल्व्स एंड दे रिपोर्टेड द डिस्कवरी द सेम डे। सो दिस इज द डिफरेंस। और बहुत ही कम है, बहुत ही कम क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इनके पास से मिले हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। वेरी ब्रीफली, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन दिस इज एन एथिक्स का एग्जाम्पल। सेंटर वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट ऑन कंट्रोल ओवर सर्विसेज, टाइमलाइन ऑफ अ डिस्प्यूट। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रहा है ये केस कि ब्यूरोक्रेट्स को कौन कंट्रोल करेगा, उनकी पोस्टिंग को, उनके ट्रांसफर को, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पता है सेंटर का है या सरकार का है, दिल्ली की। ये केस चल रहा है। अगेन यू विल सी दिस अलॉट। अगर आपने अभी बिल्कुल ही नई प्रेपरेशन शुरू की है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता हो, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ेंगे 2018 का वर्डिक्ट, बहुत बार पढ़ेंगे आर्टिकल 239 AA। तो जब आपको यही नहीं पता होगा 2018 के वर्डिक्ट में हुआ क्या, तो फिर आप कहाँ से वो लूप्स रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब आप एडहोकिज्म के साथ प्रिपेयर करते हो ना, तो ये बात आपको बाद में पता चलती है कि क्या बकवास प्रिपरेशन करके गए थे हम, इतने भी मार्क्स क्यों आ गए हमारे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
Okay, a five-judge constitution bench of Supreme Court is hearing a dispute between the Delhi government and center over control of services. Almost 5 साल पहले एक और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था, हम 2018 की बात कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में एक हमें वर्डिक्ट मिला था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अब प्रेजेंट केस क्या है, प्रेजेंट केस क्या है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी उसको हेड कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। इसमें जस्टिस MR शाह और बहुत सारे और जजेस हैं। इट इज हियरिंग द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट कि कौन बेसिकली कंट्रोल ओन करता है या पोजेस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की। हमने केस का कवर किया था कि कैसे जब सरकार ने कहा, केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि देखिए नेशनल यूनियन टेरिटरी का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि यूनियन उसको रूल करना चाहता है। तो नेशनल कैपिटल नेशन की प्राइड है, नेशन का फेस है, तो उसकी सर्विसेज तो हमारे ही कंट्रोल में आनी चाहिए। तो फिर DY चंद्रचूड़ जी ने कहा तो फिर ठीक है, जब आप ही के कंट्रोल में आनी चाहिए तो मतलब फिर इलेक्शन भी क्यों करवा रहे हो, इलेक्शन भी खत्म कर दो, सब अपने कंट्रोल में ले आओ। फिर तो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो बेकार है ना, फिर जब सब कुछ आप ही के कंट्रोल में आना चाहिए, वो भी मत करवाओ। यूनियन टेरिटरी तो जब है ही यूनियन की। फिर एक और सरकार ने बात कही थी कि हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, फंक्शनल कंट्रोल दिल्ली की सरकार के पास ही है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आप सिर्फ वर्ड्स पढ़ के क्या समझते होंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फंक्शनल कंट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है कि पोस्टिंग करना, ट्रांसफर करना, है ना, सस्पेंड करना, ये सारी जो चीजें हैं वो केंद्रीय सरकार के पास है, दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। लेकिन जो फंक्शनल कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर आप एक मिनिस्ट्री में आपकी पोस्टिंग है, आप एक IAS ऑफिसर हैं, तो वो मिनिस्ट्री अगर कोई स्कीम चला रही है उसको इम्प्लीमेंट आप करेंगे, वो फंक्शनल कंट्रोल है, वो आपकी ड्यूटी है इम्प्लीमेंटेशन करना। तो लेकिन जो आपको ट्रांसफर कर, तो DY चंद्रचूड़ जी ने कहा इस पे कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फंक्शनल कंट्रोल, लेकिन हमें तो ये सेंसलेस लग रहा है जो आप कह रहे हो। क्यों सेंसलेस लग रहा है? क्योंकि आप सपोज कीजिए कि दिल्ली की मिनिस्ट्री में एक कोई स्कीम चल रही है और एक IAS ऑफिसर उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब दिल्ली की सरकार उसको वहां से हटाना चाहती है और उसको रिप्लेस करना चाहती है, पर वो कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि ट्रांसफर, रिप्लेसमेंट ये तो उनके हाथ में है ही नहीं, वो तो आपके हाथ में है। तो कैसे हो सकता है? फिर इस पे भी आंसर था केंद्रीय सरकार का। केंद्रीय सरकार ने ये कहा, तो फिर हाँ, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है ना। तो दिल्ली की सरकार क्या कर सकती है, दे कैन व्हाट दे कैन डू इज कि वो हमारे पास एक कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आप पहले LG को बोले, LG को बोल दीजिए हमें इस इंसान को रिमूव करना है, तो LG कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेंटर की उनको बता देंगे और फिर वो डिसिप्लिनरी एक्शन चलाएंगे और रिमूव कर देंगे उनको और रिप्लेस कर देंगे। अभी तो लंबा चौड़ा चक्कर है इसमें। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है, पर केस ये है। ओके, ऑन May 6 लास्ट ईयर 3, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के May 6 को क्या हुआ था, एक 3 जज बेंच था जिसमें फॉर्मर CJI NV रमणा जी थे। उन्होंने बेसिकली इस केस को एक लार्जर बेंच को रेफर किया था। ठीक है, तो जो अब बेंच सुन रहा है वो NV रमणा जी ने उनको रेफर किया है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था, NV रमणा जी के बेंच ने, कि ये जो क्वेश्चन है ओवर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इट रिक्वायर्ड फर्दर एग्जामिनेशन। Okay, the center in on April 27, 2022 sought a reference to a larger bench, arguing that it needed the power to make transfers and postings. अब देखिए वही चीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस आप आर्टिकल 145 क्लॉज 3 अपने प्रेलिम्स के पेपर में लिखा हुआ देख लें, आप ऐसा मत समझिए कि इस तरह के एज इट इज़ डिट्टो आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते प्रेलिम्स में, तो आपको कॉन्सेप्ट ही चेक किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आप उठा के देखिए पेपर, आर्टिकल 142 पूछा हुआ है, प्रेसिडेंट के ऊपर आर्टिकल पूछा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है वो, तो आपको पता होना चाहिए ना उसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स एज इट इज पूछे हुए, आर्टिकल 217 दिस एंड दैट, आर्टिकल 356, खैर वो तो आप पढ़ते ही हैं इमरजेंसी के केस में। बट नॉनदलेस, क्योंकि हमारे पास अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बहुत चल रहा है ना, क्योंकि NV रमणा जी ने बहुत सारे बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोई ना कोई चलता ही रहेगा राउंड द ईयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो प्रोविजन है वो कहाँ से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 लेके आता है। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 145 क्लॉज 3 क्या होता है। द कोर्ट अग्रीड दैट द लिमिटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ द, ओके,
वही चीज कि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 1 यहाँ पे मतलब 3 जज बेंच ने कहा था कि इसको एक बड़े कोर्ट की जरूरत है। तो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 क्या कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है जिसमें कम से कम 5 जजेस हो, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। केशवानंद भारती जजमेंट में 13 जजेस थे, तो एटलीस्ट बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला। मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब ही यही है, जो अगर एक कौन है सोल इंटरप्रेटर, फाइनल इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अब समझ ही नहीं आ रहा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है, ठीक है, कि इनके पास है अथॉरिटी या इनके पास है, तो उसको इंटरप्रेट कौन करती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। इसका मतलब ही यही है, वो बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करे। आर्टिकल 145 क्लॉज 3. Okay, the case had come before the case had come before the 3 judge bench because the 2 judge, अब देखिए ये जो एनवी रमना जी का 3 जज बेंच केस था, उससे पहले एक 2 जज बेंच ने भी ये केस सुन लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कंट्रोल के ऊपर। अब इन 2 बेंच जज ने क्या किया था, स्प्लिट वर्डिक्ट दी थी, क्योंकि 2 जज बेंच है तो एक ने कुछ और कह दिया, दूसरे ने बिल्कुल ही कुछ और कह दिया। तो इसीलिए बेसिकली जब एक स्प्लिट वर्डिक्ट आती है तो उसके बाद वो केस जाता है एक बड़े बेंच को, तो वही हुआ था। ओके, the 2019 verdict. After the 2019 verdict, the case came up before the CJI for listing. तो फिर उन्होंने बेसिकली एक बोला, फिर एनवी रमधा जी को लगा कि इसमें और बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन है, तो एक बड़े बेंच की जरूरत होगी। ओके, तो स्प्लिट वर्डिक्ट में हम देख लेते हैं कि वो 2 जज बेंच ने क्या स्प्लिट वर्डिक्ट दी थी। तो उसमें एक जज ने कहा था जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ओके, जस्टिस भूषण जी, पहले जज ने कहा था कि दिल्ली की सरकार का कोई भी पावर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। तो एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, दूसरा वाला थोड़ा सा सटल था और मॉडरेट था जो जजमेंट। उनका ये कहना था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग सेक्रेटरीज की, एचओडीज की, बाकी ऑफिसर्स की, जो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे ऊपर लेवल के हैं, ठीक है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी हैं जैसे डैनिक्स, ये भी एक सर्विस आप जानते हैं, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सर्विस ऑफिसर्स है ना, इन तरह की जो सर्विसेज हैं वो चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सटल था। तो 2019 का जो ये वर्डिक्ट था वॉज एसेंशियली डिलीवर्ड टू डिसाइड द कंटेंशियस इशूज बेस्ड ऑन द, ओके। तो ये जो 2019 का भी वर्डिक्ट आया था, ये क्यों आया था 2 जज वाला भी, क्योंकि 2018 का जो वर्डिक्ट था, लैंडमार्क 5 जज बेंच जो वर्डिक्ट था, उन्होंने ये कह तो दिया कि दिल्ली सरकार के पास ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन अब कौन सी पावर है कौन सी पावर नहीं है, ये आज तक कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। ओके, तो देखिए डोंट बी सरप्राइज अगर आपको अपने GS2 के पेपर में या फिर प्रीलिम्स में कुछ बहुत ही फुल फ्लेज्ड दिल्ली एनसीटी गवर्नमेंट या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक टासल के बारे में मिल जाए, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। MCD के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं अब, है ना, मेयर कौन बनेगा, डेप्यूटी मेयर, ओथ कौन लेगा पहले, कौन नहीं लेगा। फिर आप ये इशू देख रहे हैं, हाँ, सिविल सर्विसेज के ऊपर। फिर आप ये 2018 का वर्डिक्ट लिखेंगे, आप ये आर्टिकल लिखेंगे, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखेंगे आप, और भी बड़े सारे इश्यूज हैं। आप अभी 2021 में एक बिल आया था, GNCT अमेंडमेंट बिल, है ना, आप वो लिखेंगे जो कहता है कि सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली की सरकार नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। तो 2018 का वर्डिक्ट क्या था, ये 5 जज बेंच केस था। तो इन्होंने बेसिकली बोला था कि सिर्फ 3 चीजें ऐसी हैं जिसके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सोल पावर है, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको एड एंड एडवाइस पे काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, दिल्ली की सरकार की। तो ये बेसिकली यहाँ से निकल के आता है, ये लैंडमार्क इतना ही वर्डिक्ट था, कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। और तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आर्टिकल 239A क्लॉज 3 सब क्लॉज ए देख लें। तो आर्टिकल 239A है जो इसको इंसर्ट किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1991 के। ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इसने दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया था अमंग द यूनियन टेरिटरीज। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हो कि स्पेशल स्टेटस दिल्ली को एक कमेटी की रिकमेंडेशंस पे मिला था, S. बालाकृष्णन कमेटी, दैट वाज सेट अप इन 1987 टू लुक इनटू दिल्लीज डिमांड्स फॉर स्टेटहुड। तो दिल्ली की जो स्टेटहुड की डिमांड है वो बहुत सालों से चली आ रही है, और जो प्रेजेंट सरकार आप देख रहे हैं ना, केंद्रीय सरकार, बीजेपी रूल्ड जो कर रही है
यही एक टाइम पे स्टेट हुड की डिमांड किया करते थे। और ये बहुत आयरॉनिकल है, पर है पॉलिटिक्स है ही ऐसी कि वही होता है ऑपोजिशन जो पहले अपोज करती है फिर वही सारे स्टेप्स लेती है आके। तो आज यही बिल लेके आए थे 2021 में, जिन्होंने स्टेट हुड तो क्या, उनको सरकार भी नहीं रहने दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द फेस। ऐसे कुछ हुआ तो है नहीं उससे, बट स्टिल सिम्बोलिज्म तो आया ही था उस बिल से। तो ये बेसिकली स्टेट हुड की डिमांड उन्हीं की थी बहुत प्रोमिनेंटली। खैर, तो एस बालाकृष्णन कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस कैसे दिया था? स्पेशल स्टेटस ऐसे दिया था क्योंकि आर्टिकल 239 ए ने कहा कि जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और साथ ही में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। ठीक है, तो बहुत ही कम यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे पुडुचेरी है, ठीक है, तो पुडुचेरी और दिल्ली थोड़े स्पेशल केसेस हैं। अब तो जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल। और ये इन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस दिल्ली के पास क्यों है, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी के लिए उस पर लॉज बना सकते हैं। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था दिल्ली की। अब अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एथिक्स का पर्सपेक्टिव। आप एक टॉलरेंस का टॉपिक पढ़ते हैं, और रीसेंट डिबेट्स ऐसी है कि देखिए क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है, ये डिबेट आज की नहीं कुछ सालों पुरानी है, कि अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप एक किसी भी पर्टिकुलर धारणा में बिलीव करते हैं, तो क्या मतलब बाकी लोगों को जो माइनॉरिटी में है उन्हें खुद को चेंज कर लेना चाहिए या आपको टॉलरेंट होना सीखना चाहिए? वो इस डिबेट से पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में उनकी कैंटीन में, उनके हॉस्टल में नॉन-वेज फूड को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। पहले एग्स भी मिला करते थे कैंटीन में, अब वो भी नहीं मिलते कोविड के बाद से, ठीक है। तो उसमें जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रमा जी, उनका ये कहना है कि इसलिए क्योंकि 90% जो बच्चे हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो फिर क्यों उनको इनकन्वीनियंस होती है, उनको अच्छा नहीं लगता, सो इट्स गुड ओनली दैट वी बैन नॉन-वेज। तो बाकी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल्स भी छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस तरह के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो दे आर सेइंग ऑफ कोर्स हम अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी पड़ी, क्योंकि इस तरह का जो हम नॉन वेजिटेरियन हैं, बाहर से जो लोग आए हैं। सो ये जो एक डिबेट है वो यहाँ से एक एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी हम वैसे जोशी मठ के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं। हर दिन एक नए तरह का क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ गया GS1 के टॉपिक में, क्योंकि आपको पता है GS1 में अब इन्वायरमेंट पे भी, इकोलॉजी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ GS3 में ही इन्वायरमेंट पे क्वेश्चंस नहीं आते। ये बात आपको पता है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं सारे, ठीक है। तो GS1 में अगर ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म और पिलग्रिमेज ऑन इन्वायरमेंट, देन व्हाट वुड यू राइट? यू शुड हैव गुड मटेरियल टू राइट ऑन इट। तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा, बट बिफोर दैट हमें एक और केस डिस्कस करना है। Joshimath built amid alerts ISRO maps 5 centimeter dip in just 12 days. तो बेसिकली क्या हुआ है, सिर्फ केवल 12 दिनों में पिछले हमने ये देखा है कि जोशीमठ अराउंड 5 सेंटीमीटर से नीचे धंस गया है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लैंड सब्सिडेंस जब हमने डिस्कस की थी, मैं वो वीडियो आई बटन में लिंक कर दूंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरुआत के 20 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना की एक सिटी है तियानजिन, इट इज़ अ कोस्टल सिटी, वो 5.2 सेंटीमीटर पर ईयर के गति से वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। तो यहाँ पे 12 दिनों में 5 सेंटीमीटर नीचे गया है, तो आप एक बारी सोच के देखिए, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखते हैं। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज की गई है इसरो के रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा। उनका ये कहना है कि रैपिड सब्सिडेंस हो रही है जोशीमठ के टाउन में, ठीक है। तो जैसे कि हमने देख लिया, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि जब 1976 में ये बात बोल दी गई MC मिश्रा कमेटी द्वारा कि वो जियोलॉजिकली अनस्टेबल है जोशीमठ का एरिया, क्योंकि वो बसा ही किसी रॉक पे, माउंटेन की रॉक पे नहीं बसा हुआ, कोई सॉलिड जगह पे बसा ही नहीं हुआ। एक बहुत एंशिएंट लैंडस्लाइड हुई थी, वो जो थोड़ी बहुत रेत रूत लेके आई अपने साथ, थोड़ी बहुत डेब्रीज, उस पे आपने इतनी कंस्ट्रक्शन कर दी, रिजॉर्ट्स बना दिए। तो ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम इज बाउंड टू अकर, और वही हो रहा है। वही जो उस समय 1976 में MC मिश्रा कमेटी ने कहा था। उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई,
कोई भी पार्टी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेंटर पे आई हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे आई हो। आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा जोशीमठ में। एक पिलग्रिमेज सेंटर के साथ साथ टूरिज्म सेंटर भी है जोशीमठ। साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि एक टनल भी बनाया जा रहा है एनटीपीसी द्वारा। एक 12 किलोमीटर का टनल बन रहा है पिछले 10 सालों से वहाँ पे। उस टनल ने एक्विवर इंग्रेस भी कर दिया है, जिसकी वजह से और सॉफ्टनिंग ऑफ सॉइल हो गई है। और चारधाम रोड प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे। तो बस बात यही है, हमने एनटीपीसी के टनल के बारे में बात कर ली, चारधाम रोड प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली। अब वहाँ पे आपको ये भी पता है कि एक रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है जोशीमठ में, ताकि इसको बद्रीनाथ से कनेक्ट किया जा सके। तो ये सब कुछ इतने सेंसिटिव एरिया में होगा। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि मतलब देन अब देखिए क्या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट भी सबको चाहिए, पर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में कितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, और फिर जो ग्रोथ हुई भी है टाउन की वो ही अनप्लान्ड है। ओके तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। जोशीमठ हैज बिकम अ कंजेस्टेड टूरिज्म हब, द ट्रांजिट पॉइंट फॉर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाते हुए लोग यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कितना टूरिज्म यहाँ पे जा रहा है। तो एक तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि टूरिज्म की वजह से एनवायरमेंट वो होता है, तो एक जो डेटा है, स्टैट है, वो आपको यहाँ से मिलता है कि फ्रॉम अंडर 5 लाख इन द 1990s द नंबर ऑफ एनुअल विजिटर्स टू बद्रीनाथ इंक्रीज टू 10 लाख इन 2012। ठीक है, तो 5 लाख से 1990 से लेके 2012 तक 10 लाख डबल हो गए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फिर 2013 की जो क्लाउड बर्स्ट हुई उसके बाद थोड़ा सा हाइटस आया, पर दोबारा 12 लाख पे ही है। आज वहीं का वहीं है सारा पिलग्रिमेज का जो काउंट है। 200 होटल्स के करीब बन गए हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें लिखी है, पर आप ये लिख सकते हैं 5 लाख से कैसे 10 लाख हो गया जो टूरिस्ट फुटप्रिंट था जोशीमठ के टाउन में। अब हमें देखना है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी की इन्वायरमेंट पे, तो ये आप इन्वायरमेंट वाले आंसर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मोर पिलग्रिम्स देन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट डिस्पोजल लैकिंग, एनजीटी पैनल। एक जॉइंट कमेटी जो फॉर्म की गई थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इकोलॉजिकल डैमेज जो हो रहा है नियर एंड अराउंड सेक्रेड पिलग्रिम ट्रेल्स इन सेंसिटिव एंड रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जितने भी पिलग्रिम रीजन हैं उसके आसपास क्या इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है, ये कमेटी जो बैठी थी। ठीक है, तो ये इन्होंने बाकी ये क्या निकाला है हम देखते हैं। ओवर 23 लाख पिलग्रिम्स विजिटेड द चारधाम साइट्स बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर लास्ट ईयर। ये भी आप लिख सकते हैं कि 23 लाख लोग चारधाम साइट्स पे गए हैं अप्रैल और नवंबर के बीच बीच में। ठीक है, तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ओके, तो इन्होंने केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब तीनों चारों जगहों के आसपास की ही इन्होंने। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि देखिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको संभालने के लिए जितने काउंट को, उससे कहीं गुना ज्यादा पिलग्रिम्स आ रहे हैं। तो जितने पिलग्रिम्स आएंगे फिर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी नहीं है ना। तो इतना जो गार्बेज आ रहा है, इतना ट्रैफिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लास्टिक वेस्ट को संभालने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो पहला आपने क्या लिखना है, ट्रैफिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सॉलिड गार्बेज के लिए, प्लास्टिक वेस्ट के लिए। और जो इतने खच्चर और घोड़े जो इक्वाइंस हैं, है ना, जो हॉर्स फैमिली के लोग हैं, जो अंदर इस तरह के पिलग्रिमेज सेंटर्स में होते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी है या कहीं और, तो उनके जो मेन्योर है, उनका जो एक्सक्रीट है, उसको भी डिस्पोज करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ नहीं है। ठीक है, इट्स एट प्रॉपर मैनेजमेंट एंड, तो आप ये सारे पॉइंट्स में लिख सकते हैं चीज़ों को ब्रेक डाउन करके। ठीक है, तो आप एक एलिमेंट इक्वाइंस वाला भी लिखेंगे। ओके, इट्स एट प्रॉपर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस फॉर इक्वाइन हेल्थ एंड फैसिलिटीज। तो उनकी हेल्थ और फैसिलिटीज के लिए भी कुछ है ही नहीं बंदोबस्त इक्वाइंस की। वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज वो नॉट अवेलेबल इन दीज एरियाज। ओके, गंगोत्री से गौमुख का जो ट्रैक रूट है वहाँ पे थोड़ा बहुत है इस तरह की फैसिलिटीज। डेटा ऑन वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, आप सॉइल क्वालिटी के बारे में लिखे, वाटर क्वालिटी के बारे में लिखे। ठीक है, तो वो ये अवेलेबल ही नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली सॉइल क्वालिटी तो खराब होएगी। एंड देयर वाज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग टूरिस्ट एंड द लोकल कम्युनिटी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन द एनवायरनमेंट। द चार, if I get a very good content on impact of tourism on environment, I would share it with you. The Chardham Yatra is one of Uttarakhand's highest job creators. So of course जब आप इतना कुछ गलत लिख रहे हैं ना, तो आप ये भी लिखेंगे टूरिज्म ने ही इन लोगों को होप दी थी कि जहाँ ये लोग बच्चे पैदा हुए हैं इनको छोड़ छोड़ के सबने दिल्ली नहीं जाना या मुंबई नहीं जाना या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में नहीं जाना, वहाँ पे भी कुछ एवेन्यू हो सकते हैं। तो इसीलिए जॉब क्रिएशन में भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन हुई है उसने हेल्प किया है।
तो है ना, देखिए जब एक इंसान एक डेवलपिंग रीजन में या लीस्ट डेवलप्ड रीजन में रहता होता है, अगर हम कंट्री वाइज भी देखें, तो आप उस इंसान को जाके ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है आप डेवलप मत करो। ऑब्वियसली जो हो रहा है वो बहुत बुरा है, लेकिन उनके लिए कुछ तो सब्सटीट्यूट और भी हमें देखना पड़ेगा ना। तो ये चीज़, खैर ये बहुत बड़ी डिबेट है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ऑल राइट, सो वी विल मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, देखिए हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। तो ट्रेड हुआ ही कितना है, खैर उसमें से हम देख लेते हैं। $135.98 बिलियन ट्रेड हुआ है 2022 में, जिसमें से $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ही है, यानी कि चाइना हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और हम इंपोर्ट मुट्ठी भर भी नहीं, चाइना हम और हम उनको कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिबेट तो आप पढ़ते ही हैं कि टिकटॉक बैन कर देना, 55 एप्स बैन कर देना, ये सिंबॉलिज्म है। क्योंकि जब हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ता जा रहा है तो फिर क्या, डिपेंडेंस तो बढ़ ही रही है। गलवान क्लैश हुआ, उसके बाद अभी तवांग क्राइसिस हमने देखा, डिपेंडेंस लेकिन और बढ़ती हुई दिख रही है। तो फिर इसका भी एक काउंटर पॉइंट है कि हम इतना कैसे, अभी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मेडिकल जो चीज़ें आ रही हैं वो चाइना से आ रही हैं। अभी यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है कि हम सब कुछ खुद से ही आत्मनिर्भर ले आए, है ना। तो वो भी एक पॉइंट है, पर खैर वो आप पे हम छोड़ते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। श्रीलंका डिसाइड्स टू कट इट्स आर्मी बाय हाफ। सो सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर नॉट रिच, when you are facing an economic crisis, when I say you, I mean you as a country. So when your country is facing an economic crisis, what you will have to do, you will have to cut ends at every single point, across every single sector. देन ऑफकोर्स जब आप इकोनॉमिकली ख़राब हो जाते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी पोजीशन है वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप डिफेंस पे उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते ना, आपको अपने लोगों को ऊपर बढ़ाना है, उस क्राइसिस से निकालना है। वही श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका will drastically slash its military, the defense ministry said on Friday, as the government works to overhaul its shambolic finances after an unprecedented इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, इनके पास फूड शॉर्टेज है, फ्यूल शॉर्टेज है, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, बस वही ये पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी सम पीपल हु से इकोनॉमी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस एंड दैट, इकोनॉमी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विदाउट दैट, इफ यू आर नॉट डूइंग गुड इन दैट, लेट मी टेल यू, आप हर जगह फॉल्टर करने लग पड़ेंगे एक पॉइंट के बाद, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे आपकी डिप्लोमेसी हो। आपको एक वीक पोजीशन मिल गई ना, आप सर उठा के बात भी नहीं कर सकते सामने वाले देश से जाके, क्योंकि आपने जाना है तो हेल्प मांगने जाना है उनसे। आप पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान, क्यों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इज़ वेरी गुड इसीलिए सीज फायर की हुई है उन्होंने हमारे साथ, है ना, LOC पे 2021 से अभी फरवरी? नहीं जी, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा है उनके पास, उन पे डेट ही इतने बिलियन का है। तो जब इकोनॉमिकली आप वीक हो जाओगे ना तो आपकी पोजीशन वीक हो जाती है। खैर इंडिया के लिए अच्छा है ये, बट आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट। NATO to send aircraft to Romania to track Russians. तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, नेटो की एक मेंबर है रोमानिया, ठीक है। तो रोमानिया और यूक्रेन जो है वो बेसिकली अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये नेटो का आप कह सकते हैं ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है। यूक्रेन भी बनना चाहता है नेटो का मेंबर, लेकिन नहीं बन पा रहा ना। तो रोमानिया कह सकते हैं ईस्टर्न मोस्ट सॉर्ट ऑफ पॉइंट है नेटो का। तो इसीलिए, ताकि वो रशिया के एडवेंचरिज्म पे नज़र रख सके, तो इसीलिए नेटो अपनी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को रोमानिया पे डिप्लॉय कर रहे हैं, सो दैट दे मॉनिटर रशियन मिलिट्री एक्टिविटी देयर। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं घुमा फिरा के, नथिंग इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। क्योंकि डर ये है कि ये जो वॉर चल रही है ये स्पिल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बेलारूस में है, चाहे वो रोमानिया में है, यहाँ नहीं स्पिल ओवर इफेक्ट देखने के लिए मिलना चाहिए। मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स, सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगैलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। अब यहाँ पे पता है, अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊं, कुछ भी नहीं है इस पूरी कहानी में, बस इतना है। एक तो यहाँ पे UCC का मेंशन नहीं लिखा, पर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक डिमांड है वो इसीलिए है कहीं ना कहीं कि जब मैरिज की एज, अभी वैसे तो 21 करने की बात हो रही है, जब 18 है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो फिर कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो 16 साल की बच्ची को या फिर 15 साल की बच्ची को अलाउ कर सकता है शादी करने के लिए? तो क्या प्रिवेल करेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर जो एक स्टैट्यूटरी एक्ट है? क्योंकि पॉक्सो तो ये कहता है कि 18 साल से नीचे कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हो रहा है वो रेप है। तो फिर मतलब रेप है वो, तो अगर आपने शादी कर दी उनके बाद, उनके बीच में जो भी रिश्ता है, तो दैट इज इलेजिटिमेट दैट वे, है ना।
तो ये चीज़ बेसिकली देखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को डिसाइड किया है that they would examine whether girls as young as 15 years can enter into a wedlock on the basis of custom or personal law when such marriages constitute an offence in statutory law। तो वही चीज़ क्यों कर रहे हैं बेसिकली ये बेंच जो DY चंद्रचूड़ जी हेड करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बेसिकली एक पिटिशन फाइल की गई है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा। प्रिपेयर NCPCR इन द फुलेस्ट डिटेल पॉसिबल, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी, ठीक है। क्योंकि NCPCR ने एक पिटिशन फाइल की है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ कि उसमें एक लड़की थी जिसको बेसिकली जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उनका ये कहना है जब एक लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेती है या 15 साल या उससे ज़्यादा की उम्र, तो फिर वो मैरिज कर सकती है। तो फिर उनका ये कहना है कि इन दोनों हाई कोर्ट्स ने अलाउ भी कर दिया, तो ये गलत है, पिटिशन का ये कहना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं वो एक गलत प्रेसिडेंट साइड नहीं एस्टैब्लिश कर सकते बाकी ऑर्डर्स के लिए। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए PM मोदी ने बस इतना कहा है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप खुद पढ़ेंगे तो बस यही लिखा है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस के पास अब दो काम है। पहली बात तो हम डेवलपिंग है तो हमें डेवलप करना है खुद को, है ना, तो बड़े सारे और हमारे खर्चे हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, फोकस है, तो हम वहाँ ध्यान दें या जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में जो जो दिक्कतें होने लग पड़ती है हम वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित कर दें, जबकि हमने तो बनाया भी नहीं वो डिस्प्यूट, पर भुगतना किसको पड़ता है? फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, फ्यूल सिक्योरिटी क्राइसिस, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी क्राइसिस हम पे आती है, तो ये गलत है। तो यही इन्होंने कहा है। और क्यों ये जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप हैंडल नहीं हो रहे? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने सक्षम है ही नहीं कि वो बेसिकली इन सारे चीज़ों को पीस इंश्योर कर सके, वो वर्ल्ड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। तो जब तक आप उनको रिफॉर्म नहीं करोगे, वहाँ पे डेवलपिंग नेशंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ाओगे, परमानेंट सीट इंडिया जैसी कंट्रीज को नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होना। तब तक आप ये हमारा एक अपील है ग्लोबल साउथ कंट्रीज को, जो वर्चुअल समिट हम कर रहे हैं, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, उस पर, ठीक है, कि हम बता रहे हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। मिस्टर मोदी ने कम से कम पिछले 2 सालों में नहीं तो 5-6 ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ये बात बोली है। ओके, इनिशिएटिव्स टू एनरिच इंडियाज एंगेजमेंट। साथ ही में हमने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें हमने ये बताया है कि अगर कोई भी कंट्री है जिसमें कोई नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कुछ इस तरह की कुछ भी दिक्कत है, हम मेडिकल डिप्लोमेसी पे अब काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। तो हम आरोग्य मैत्री के तहत जो भी एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज हैं उनको देंगे। तो ये एक चीज़ है जो आप लिख सकते हैं जब भी अगर फॉरेन पॉलिसी या कोई भी इस तरह की टॉपिक है, तो आप उसमें लिख सकते हैं मेडिकल डिप्लोमेसी के बारे में, इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं, COP27 पे अभी हमने रिसेंटली की, वी स्पोक फॉर द साउथ, राइट, दैट वी कैन नॉट कार्बन टैक्स नहीं लेके आ सकते हम सीमेंट के ऊपर, हमने भाई डेवलप करना है अभी। मोदी फ्लैग्स ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। नाउ वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, पर कहीं चीज़ें अगर आपने उस समय मिस किया तो आप अभी देख सकते हैं कि MV गंगा विलास जो है इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ ये जाएगी असम के, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम काशी टू डिब्रूगढ़, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। नाउ काशी इज वेरी इंपॉर्टेंट. First of all, Varanasi is our Prime Minister's constituency, so of course it will see a lot of development, such development. So Varanasi, Kashi recently, Kashi Tamil Sangamam, then we are seeing Ganga Vilas का जो initiation है यहाँ से. So you will see something or the other, happening all the time here. Putting Indian tourism destinations on the global tourism map, the Prime Minister said. Our country is entering into a robust phase of tourism with a. अब देखिए मैंने आपको बताया था ये जो MV गंगा विलास है, ये टूरिज्म का एक एग्जाम्पल तो आपके लिए है ही, आपके लिए इनलैंड वाटरवेज का एक एग्जाम्पल है, उसके पोटेंशियल को हम हार्नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, रिवर टूरिज्म लिख सकते हैं, ओके। आवर कंट्री इज एंटरिंग, क्योंकि आप जानते हैं सारे बाहर के लोगों ने बुक किया है 51 डे की पहली जो होने वाला है रूट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। It is the first indigenously made cruise vessel in India. It has 3 decks, 18 suites on board, with a capacity of 36 tourists, with all modern and luxurious amenities. 3200 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करेगी, roughly 51 days,
ठीक है, बांग्लादेश से होते हुए जाएगी। तो आप यहाँ पे गंगा और हुगली, हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसकी प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन से होते हुए, चाहे वो नेचुरल एक्सपीरियंसेस हैं जैसे काशी, पटना साहिब, बोध गया, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अगर आपको चाहिए तो ये सारी जगहें हैं। अगर आपको इन्वायरमेंटल चाहिए तो सुंदरबन से भी हम होते हुए जाएंगे, उनके फॉरेस्ट से भी असम के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैंने ऐसे ही खुद से मार्क कर लिया था। ओके, बाउंड सुप्रीमेसी। तो सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें तो कौन सी सुप्रीमेसी, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे एक सवाल आया है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो अब देखिए, जो भी पार्लियामेंट का एक लॉ होता है वो दो तरह के लिमिटेशंस के तहत आता है। एक तो लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने बनाई हुई है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोवाइड करता है। ऑल्दो इन्होंने वर्ड नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू, पर आर्टिकल 13 का ये कहना है अगर कोई भी लॉ या किसी भी लॉ का कोई भी पार्ट फंडामेंटल राइट्स को इम्पेंज करता है तो वो लॉ वॉइड हो जाता है। तो मतलब जुडिशरी रिव्यू करेगी ना कि कौन सा लॉ फंडामेंटल राइट को नहीं अलाइन कर रहा, तो ये होता है। दूसरी लिमिटेशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो केशवानंद भारती केस 1973 का एक केस है, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप अमेंड कर सकते हो, पार्लियामेंट हो, आप अमेंड कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, पर आप रीराइट नहीं कर सकते कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ही नया लिख दिया, इतना अमेंड कर दिया आपने, तो वो नहीं कर सकते। अगर देखिए सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है तो आप उसे नहीं हिला सकते। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरलिज्म है, केंद्रीय सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो आप उसे नहीं हिला सकते। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खिलाफ कोई कुछ जाता है तो आप उसे नहीं हिला सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पर अब जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उनका ये कहना है कि ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के खिलाफ है। पर कहीं ना कहीं भारत पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को फॉलो नहीं भी करता, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ हम देख चुके हैं बहुत डिटेल में। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी को मानते हैं। तो सुप्रीमेसी किसकी है? जो इसका टाइटल है, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, ना कि पार्लियामेंट की। तो ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है। तो यही यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है, कुछ नहीं कि हम खुद को कैसे रोकें कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये उनका एक स्टेप है जुडिशरी को थोड़ा सा वीकन करने का। क्योंकि आप जानते हैं एनजैक, ऑल्दो एनजैक वाली चीज़ तो बिल्कुल जायज़ है कि एनजैक सही था, लेकिन उसको स्ट्राइक डाउन किया गया। बट द फैक्ट इज कि अभी जो हो रहा है बहुत कुछ जुडिशरी को वीकन करने के जो स्टेप्स हैं, तो उसमें ये एक पहलू माना जा रहा है कि आप वेकेशन मत लो, आप ये मत करो, वो करो, रोज रोज हम कुछ देख रहे हैं। तो ये उसका एक पॉइंट दिख रहा है हमें, और यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी है। The main purpose of the doctrine is to ensure that some fundamental features of the Constitution are not legislated out of existence. It has been invoked to strike down amendments only in a few cases, but many others nothing much here to be very honest. ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आप बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। Controversy erupts on first day of भोपाल आर्ट लिट फेस्टिवल। तो देखिए क्या है, ये एग्जाम्पल है। अगेन LGBT पे आप बहुत कुछ देख रहे हैं, सेम सेक्स मैरिजेस पे देख रहे हैं, तो ये उसका एक केवल एग्जाम्पल है आपके लिए। एक ओनीर धार है, ये एक फिल्म मेकर है। इन्होंने एक इवेंट पे बोलना था मेकिंग लिटरेचर LGBTQ न्यूट्रल, लेकिन इनको बोलने ही नहीं दिया क्योंकि इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे। इनको पुलिस द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि वो इन इंसान की सेफ्टी ही नहीं इंश्योर कर सकते। क्यों नहीं इंश्योर कर सकते? क्योंकि उनीर धार ने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने लिखा था आई एम उनीर एंड आई एम गे। तो बहुत सारी जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं वो इस बात के खिलाफ है। LGBTQ को वो मानते नहीं, ऐसा कुछ होता है, वो कहते हैं मेंटल डिजीज है एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर वो ऑर्गेनाइजर्स नहीं कर पाए और इन्हें इवेंट पे बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, इनको इनवाइट से हटा दिया। तो ये आप लिख सकते हैं ओनीर धार कंट्रोवर्सी, आप मेंशन कर सकते हैं अगर कहीं पे भी आप LGBTQ के बारे में, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो बेसिकली एस्से का पार्ट हो। द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली बात तो जो टीवी के एंकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो एजेंडा के साथ आते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं। वो डिबेट थोड़ा ना होती है, वो एक एजेंडा होता है जिसको प्रोपोगेट करना होता है, TRP लेने के लिए, है ना, जो TRP वॉर्स हैं। तो सरकार ने आज तक किसी भी ऐसे एंकर को या ऐसे होस्ट को अभी तक हटाया है क्या, सस्पेंड करवाया है? अगर उन्हें सच में लगता है कि हेट स्पीच है या बायस चल रहा है टीवी पे, क्यों नहीं हुआ अभी तक ऐसा, है ना?
तो टीवी आए इतना समय हो गया, ये बीवी नागरत्ना जी ने कहा है, टीवी आए इतना समय हो गया, लेकिन सरकार ने टीवी को रेगुलेट करने के लिए इस तरह की हेट स्पीच जो टीवी पे चल रही है उनके लिए क्या किया है अभी तक? कुछ भी नहीं। तो सरकार हैज टू डू समथिंग, राइट? ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। वी शुड नॉट हैव like the government to come in at all, but in certain areas when religious freedom, harmony and orderly, हम चाहते नहीं थे कि सरकार आए, पर जब religious freedom को थ्रेटन किया जा रहा है, हार्मनी को थ्रेटन किया जा रहा है, हर चीज को थ्रेटन किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं सरकार कोई गाइडलाइंस बनाए। ओके, यू नो, टुडे हम क्यों इन झगड़ों में लगे हुए हैं जब इतने और असल मुद्दे हैं जिन पे हमें ध्यान देना है? सो द buck ultimately stops with the government. Okay, thank you so much. Please like the video.